स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। हम जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं उन सब में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है सिर्फ जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी अर्थ पर ही जीवन संभव है। तो इस अर्थ पर जीवन संभव कैसे है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर कैसे होता है और क्या कैसे बनता है, इसका है वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। वायुमंडल यानी कि वो एक कवरिंग, एक आउटर कवरिंग जिसमें सारी गैसेस होती हैं, वो बनाती हैं वायुमंडल यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर। इसके बाद आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी कि वे जो हमारी पृथ्वी जो का है उसका सबसे बाहरी हिस्सा स्थल मंडल बनाता है। स्थल मंडल में ही सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं। इसके बाद आता है जल मंडल। पृथ्वी का 75% भाग जो है वो जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो ये तीनों वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये तीनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। यानी बायोस मीन्स होता है लाइफ, स्फीयर मीन्स गोला यानी कि सर्कल, यानी कि वो एक जगह जहां पर जीवन संभव होता है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल। जैव मंडल जिसमें सभी जीवधारी पाए जाते हैं, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल किन तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है? वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। बायोस्फीयर है यानी कि हमारा जैव मंडल है। तो जैव मंडल में दो चीजें पाई जाती है, दो प्रकार की चीजें होती हैं, या तो वो लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी। लिविंग जितनी भी चीजें हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और नॉन लिविंग जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर के जो मिलकर बनता है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो बायोस्फीयर दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जिसमें लाइफ होती है, जिसमें जीवन होता है। जीवन यानी कि वो जीवित होने वाली सारी एक्टिविटीज करते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल। इन दोनों को हम रखते हैं बायोटिक कंपोनेंट में क्योंकि वो उनमें जीवन होता है। और इसके अलावा एयर, वाटर, सनलाइट और सॉइल, चूंकि ये निर्जीव हैं इसीलिए इनको किस में रखते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट में। तो आप देखें कि चाहे एबायोटिक कंपोनेंट हो चाहे बायोटिक कंपोनेंट है, कोई भी एक अकेला पूरे बायोस्फीयर को कंप्लीट नहीं कर सकता। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कोई लाभ पहुंचाते हुए ही पूरा हमारा बायोस्फीयर का कंपोनेंट पूरा होता है। ये सारी चीजें इनके लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, और इनको जो है ये जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो इनसे लेते हैं। यानी कि ये दोनों मिलकर ही बायोस्फीयर का निर्माण करती हैं। या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग दोनों मिलकर जो है वो बायोस्फीयर को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल, हम जानते हैं कि ये जीवित है और जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनको कैटेगरी में रखा जाता है। तो इनको अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए किन किन मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है? क्या बेसिक ऐसी चीजें हैं जिनके बिना इनकी लाइफ संभव नहीं है? तो वे बेसिक चीजें क्या है? एयर, हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे मिलती है? एयर से मिलती है। वाटर, वाटर किस लिए चाहिए होता है? भाई हमारी जितनी की डेली एक्टिविटी उनके लिए वाटर चाहिए होता है। प्लांट्स में हम वाटर देते हैं, प्लांट से हमें खाना मिलता है। सनलाइट, सनलाइट का क्या इंपॉर्टेंस है? सनलाइट हम जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं और उसी भोजन को फिर हम अपने उसको यूज करते हैं। और है सॉइल। सॉइल यानी जितना भी अनाज पैदा होता है वो मिट्टी में पैदा होता है। यानी कि ये इनको जीवित रहने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। यानी ये वे मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। यहाँ
आज से चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज दैट ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, यानी कि वे रिसोर्सेज जो हमें अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए नेचर से मिलते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को कहते हैं नवीकरणीय और इसको कहते हैं अनवीकरणीय। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे एयर, वाटर, सॉइल या सोलर एनर्जी। वे रिसोर्सेज जिनको हम कितना भी यूटिलाइज कर लें, वो फिर से अपनी उसी अमाउंट में इस अर्थ में, इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर जाते हैं। कभी भी ना खत्म होने वाले, ना समाप्त होने वाले जो रिसोर्सेज हैं, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल। यानी री मतलब दोबारा से, न्यूएबल यानी कि दोबारा से हमको यूज करने के योग्य वो मिल जाते हैं। और ये जो है, इनका हम जो भी यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए हमें कोई भी पेमेंट भी नहीं देनी होती है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा सोलर पैनल का यूज बहुत बढ़ गया है। सोलर पैनल क्या होते हैं? जो छतों पर लगे होते हैं, बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं, वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो सन से जब वो सोलर पैनल चार्ज होते हैं तो हमें उसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना होता है। इसीलिए इसी का एक और एग्जांपल है विंड मिल। जब बहुत तेज हवा चलती है तो बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं विंड मिल के, उनसे एक पंखे के नुमा ब्लेड्स लगे होते हैं और वो घूमते हैं, और उनके घूमने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी फिर हम अपने कामों में यूज़ करते हैं। तो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो या वाटर से क्या होती है? समुद्रों में समुद्री लहरें उठती है जिनको हम ज्वार भाटा कहते हैं। ये हाई टाइड्स बहुत ही तीव्र वेग से ऊपर जाती है और फिर नीचे वापस आती है। तो जितनी स्पीड से ये ऊपर जाती है उतनी स्पीड से ही नीचे आती है। तो उनकी स्पीड जब नीचे गिरने की होती है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको कहते हैं टाइडल एनर्जी। या ऊंचे ऊंचे बांध होते हैं, बांधों पर टरबाइन लगा दिया जाता है, वहां से जब वो पंखा घूमता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। तो ये जो मिलती है इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब हमें वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो सारे प्रोसेस हैं जिनसे हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो अनलिमिटेड सोर्स है उसका, कभी ना समाप्त होने वाले एनर्जी के सोर्स को हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जबकि कोयला, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम से मिलने वाले और भी पदार्थ, चूंकि इनको हम फॉसिल फ्यूल की श्रेणी में भी रखते हैं, जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में भी रखते हैं, इसीलिए ये हमारे पास सीमित मात्रा में ये हमारे पास उपलब्ध है। इनका उपयोग हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इनको फॉसिल फ्यूल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर फॉसिल फ्यूल तैयार होता है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम एक बार यूज़ कर लें तो दोबारा वो हमें प्राप्त नहीं होते। सपोज हमारे पास बाइक है और बाइक में हमने डीजल या पेट्रोल डाला और हम उसको 10 किलोमीटर तक घूम के आ गए, तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल खर्च हो जाएगा? खर्च हुआ वाला पेट्रोल दोबारा से तो नहीं आ सकता। जो एक बार खर्च हो गया वो खर्च हो गया, वो दोबारा से नहीं बन सकता, उसको बनने में बहुत सारा समय लगेगा। तो इसलिए ये वे रिसोर्सेज हैं, मिलते नेचर से ही है, लेकिन जिनको हमें दोबारा से लेने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि अनलिमिटेड सोर्स, कितना भी हम यूज़ करें वो हमारे पास वापस मिलते रहेंगे। और नॉन रिन्यूएबल मतलब लिमिटेड, सीमित, यानी कि हमें उनका उपयोग जो है बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तो आज के लिए आप
आपने जो चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी उसमें ये था कि आपका बायोस्फीयर दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम जैविक और अजैविक घटक भी कहते हैं। अपने नाम से ही क्लियर है कि जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्लांट्स और एनिमल। और अजैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। इसके बाद जो रिसोर्सेज हमें एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, और वो नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को भी आप समझ गए हैं और नॉन रिन्यूएबल को भी। इसको एक वर्ड में याद कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन। बच्चों कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उसकी हेडिंग या किसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है। जीवाश्म ईंधन, या मैं यहाँ यदि लिखूं जीवाश्म ईंधन, तो जीवों के अवशेष को हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। और जीवों के अवशेष क्या है? प्लांट्स और एनिमल के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। तो जब डेड प्लांट्स और एनिमल अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के बाद, प्लांट्स भी डेड होते हैं और एनिमल्स भी डेड होते हैं भौगोलिक उथल पुथल के कारण। जब ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल ये पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में दब जाते हैं और वहाँ पर बहुत अधिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, अत्यधिक ताप और दाब के कारण वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के बाद जो हमको मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ से ही जो रॉ मटेरियल होता है उसी को जब रिफाइनिंग की जाती है तो उनके कंपोनेंट अलग हो जाते हैं। उसी से हमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, कोल तार, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और वो फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। फॉसिल फ्यूल को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म क्यों है? क्योंकि ये जीवों के अवशेष हैं। जीवों के अवशेष यानी प्लांट्स और एनिमल के अवशेष। कहाँ दब जाते हैं ये अवशेष? अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के अंदर गहराई में ये दब जाते हैं। कैसे दब जाते हैं? भौगोलिक उथल पुथल के कारण। वहां पर क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर होता है जो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको जो यहाँ पर मेन पॉइंट्स याद करने हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं। इसके बाद इनकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं।